बच्चों, आज हम यहाँ पर नवीन पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से आए हुए प्रश्नों के उत्तर को दें कि हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलें और हम सफलता को अच्छे से प्राप्त कर सकें। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर सेट ए है, जिसमें कि जैसा कि आप जानते हैं ये 80 नंबर का होता है। 3 घंटे में हमें इसे करना है। सभी प्रश्नों के हल कीजिए। जो निर्देश है वो मैं पढ़ रही हूँ। 1 से लेकर 8 तक के जो प्रश्न हैं वो अति लघु उत्तरीय हैं। इन 1 से लेकर 8 तक के जो प्रश्न हैं उनमें एक एक अंक यहाँ पर दिए गए हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर के 12 लघु उत्तरीय हैं, जिनमें 3 अंक हैं और जिनकी शब्द सीमा है 50। मतलब यहाँ पर मैं फिर से एक बार, क्योंकि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए है, इसलिए मैं बोल देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो है वो वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स। दे ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स एंड द सेकेंड instructions is question number 9 to 12 are short answers. Each question carries 3 marks. Maximum word limit is 50 words. अब प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक दीर्घोत्तरीय हैं। क्वेश्चन नंबर 13 to 18 लॉन्ग आंसर। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प हैं, इंटरनल चॉइस। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। मैक्सिमम वर्ड लेंथ जो है वो 75 वर्ड्स की है। फिर प्रश्न क्रमांक 19 से 24 तक दीर्घोत्तरीय हैं। क्वेश्चन नंबर 19 to 24 लॉन्ग आंसर। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प हैं। फिर से यहाँ पर ईच क्वेश्चन हैज़ इंटरनल चॉइस। प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स एंड मैक्सिमम वर्ड लेंथ आंसर इज़ 250 वर्ड्स। आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर पेज नंबर 2 पर हम देख रहे हैं कि प्रश्न पहला, स्थानापन्न वस्तुओं के 2 उदाहरण दीजिए। राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इस तरीके से जो प्रश्न पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, 6वां है, 7वां है और 8वां है। आप देख रहे हैं कि इनके सामने 1 1 1 1 मार्क्स लिखे हुए हैं, मतलब ये एक एक नंबर के प्रश्न हैं। 9वां प्रश्न जहाँ से शुरू है वहाँ से आपको 3 नंबर का जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिख रहा है, जहाँ पर लिखा हुआ है एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच संबंध स्थापित कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड द टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है उसमें जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 + 1 + 1 = 3 पर यहाँ पर डिसाइड किया गया है। ऐसे ही आप नीचे देख रहे हैं कि फिर से जो अगला क्वेश्चन है उसको 1 + 1 + 1 = 3 पर डिसाइड किया गया है। ये क्वेश्चंस जो हैं उनके सामने उनके मार्क्स इस तरीके से यहाँ पर दिए हुए होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, समग्र मांग किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नंबर को डायरेक्टली 3 पर काउंट किया गया है। नेक्स्ट पेज पर हम आ रहे हैं, जहाँ पर पेज 3 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ पर दिया हुआ है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए कोई 4। यहाँ पर हमको ऑप्शनल, इंटरनल ऑप्शनल मिलने लगा है और जहाँ पर हमारे पास फिर से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर 1 + 1 + 1 + 1 = 4। इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स NE4। इसके साथ जो हमारे पास इंटरनल चॉइस है वो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है और इसके लिए भी जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो ऊपर है उस तरीके से ही किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 + 1 + का कॉम्बिनेशन था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14।
यहाँ पर जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 + 2 = 4 के लिए किया गया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टेबल है। तो टेबल के लिए क्वेश्चन यहाँ पर है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द टोटल प्रोडक्ट शेड्यूल ऑफ लेबर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट शेड्यूल ऑफ लेबर। यहाँ पर हमारे सामने एक टेबल ये दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि औसत उत्पाद के लिए जब हम यहाँ पर सूची बनाएंगे, मतलब यहाँ पर हम एवरेज प्रोडक्ट के लिए बनाएंगे और मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए बनाएंगे, तो वो दो मार्क्स उन दोनों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आइए अब हम आगे नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। मेरा ये पेज के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हम नंबर बताना है वो इसलिए है क्योंकि हमें पूरे के पूरे मार्क्स कैसे लेकर आने हैं, किस तरीके से उत्तर लिखना है, ये मैं यहाँ पर इंडिकेट करना चाह रही हूँ। तो इसलिए मैं इन सबको आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इसके अथवा में आप देखेंगे कि फिर से इसी तरीके का एक क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी इंटरनल चॉइस होगी वहाँ पर जो क्वेश्चन यूज़ होगा वो उसी ही तरीके का होगा, जिससे कि हमने जो ऊपर क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है वो सेम कठिनता स्तर का हो, सेम कठिनाई लिया हुआ हो, सेम डिफ़िकल्टी लेवल का हो। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक जैसा ही क्वेश्चन अथवा में या इंटरनल ऑप्शन के रूप में हम देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये भी सेम क्वेश्चन है जहाँ पर हमको फिर से दो चीज़ें निकालनी हैं और दोनों चीज़ों के लिए हमको 2 + 2 का मार्क्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है और सेकंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। IFC और TVC आपको यहाँ पर निकालना है, मतलब कुल स्थिर लागत हम निकालेंगे और कुल परिवर्तित लागत हम यहाँ पर निकालेंगे और दोनों के लिए हमको 2 मार्क्स यहाँ पर इक्वली डिफाइन किया गया है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से वापस जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें 1 + 1 + 1 + 1 का डिस्ट्रीब्यूशन है। सो वो तो हमको क्लियर है कि किस तरीके से हमें यहाँ पर लिखना है। हम आगे देख रहे हैं तो फिर से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दिख रहा है। ये आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 नंबर के प्रश्न यहाँ पर ख़त्म होते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर है रासमान सीमांत उपयोगिता नियम को तालिका एवं रेखाचित्र द्वारा समझाइए। क्वेश्चन नंबर 19 को जब हम देख रहे हैं तो ये 6 नंबर के लिए डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पर हमारे पास 2 + 2 + 2 के लिए इसको लिया गया है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन लिखा हुआ है रासमान घटते सीमांत उपयोगिता नियम को तालिका एवं रेखाचित्र द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बाय टेबल एंड डायग्राम। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक तो सबसे पहले जो नियम है और उसके बाद तालिका चित्र है। पहले तो नियम बनानी है, फिर तालिका बनानी है और उसके बाद रेखा चित्र हमको बनाना है। तो नियम के लिए 2 नंबर, मतलब यहाँ पर जो भी लॉ है उसके लिए हमको क्या करना है, तालिका और रेखा चित्र बताना है। तो इस तरीके से पहले नियम बताएंगे, फिर उसके बाद हम उसके लिए टेबल बताएंगे और उसके बाद डायग्राम जो होगा वो हम यहाँ पर देंगे। फिर जो इसी के में ही अथवा का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तटस्थता वक्र, अनधिमान वक्र, एक्सप्लेन डिफरेंस को तालिका एवं रेखाचित्र द्वारा समझाइए। कर्व बाय टेबल एंड डायग्राम। तो इसको भी हमारे पास जो ये चीज़ें हैं पहले तो हमको बताना है कि ये क्या है, उसमें 2 मार्क्स हैं, फिर उसके बाद तालिका और उसके बाद उसका डायग्राम। इस तरीके से ये हमारा जो 19th क्वेश्चन है वो भी 6 नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है, जिसको कि हमको देखना है कि हम किस तरीके से लिखें कि इसमें भी पूरे के पूरे 6 मार्क्स हमको मिल सके। हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 को देख रहे हैं। उपभोक्ता के संतुलन की सचित्र व्याख्या कीजिए। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन है कि इलिस्ट्रेट कस्टमर्स इक्विलिब्रियम विथ डायग्राम, यहाँ पर सीधे सीधे 6 मार्क्स को एक साथ दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको पूरे को एक व्याख्या करनी है, एक ऐसा टाइप का आंसर यहाँ पर लिखना है। फिर नीचे यहीं पर ही जो अनदर क्वेश्चन है ऑप्शनल में, वहाँ पर मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। कोई 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक एक में एक मार्क्स है। इस तरीके से 6 पॉइंट यहाँ पर देना है। क्वेश्चन में हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, पूर्ति की लोच का क्या आशय है, व्हाट डू यू मीन बाय
इलास्टिसिटी, इसे प्रतिशत परिवर्तन विधि द्वारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हाउ इज़ द कैलकुलेट बाय परसेंटेज चेंज मेथड। तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए भी आप यहाँ पर नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, 3 + 3 = 6 के लिए है। और नीचे हम फिर से क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 3 + 3 = 6 के लिए है। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट में चल रहे हैं, ये 3 + 3 = 6 के लिए है, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन। और अब हम यहाँ पर लास्ट में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फिर से 2 टाइप्स के नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहे हैं। 24 पर जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, अत्यधिक मांग में सुधार के उपायों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एक्सक्लूसिव डिमांड्स। यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव डिमांड्स हैं उसके लिए जो नंबर है, कोई भी 6 पॉइंट हमको देने हैं और ईच हैव इक्वल मार्क्स 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6। और इसके ऑप्शन में जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रभावी मांग क्या है, व्हाट इज़ इफेक्टिव डिमांड। जब अंतिम वस्तुओं की कीमत और ब्याज की दर दी हुई हो तब आप स्वायत्त व्यय गुणक कैसे प्राप्त करेंगे। हाउ विल यू डिराइव द ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर व्हेन प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 + 4 का है। इसका मतलब प्रभावी मांग क्या है में हमको 2 नंबर मिलने हैं और जो सेकंड पार्ट है उस पर हमको 4 मार्क्स मिलने हैं। इस तरीके से हमारे पास ये टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो आपने देखा किस तरीके से कि जो नंबर ऑफ 6 है उसको 3 टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। एक तो 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 का है, दूसरा जो है 3 + 3 का है, तीसरा जो है वो 2 + 4 का है। तो इस तरीके से जैसा भी हमने नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया है उसी के ही अकॉर्डिंग हमको आंसर अपना देना है कि जिससे हम पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आ सकें। वैसे ही हमने पिछले जो क्वेश्चंस थे उनके भी नंबर देखे कि किस तरीके से जो 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कहीं पर इसने 4 नंबर को पूरा 1 + 1 + 1 + 1 के अकॉर्डिंग लिया है और कहीं पर यह जो 4 नंबर है वह 2 + 2 = 4 के अकॉर्डिंग लिया हुआ है। उसी तरीके से जो 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं उसे कहीं पर सीधे 3 पर लिया गया है और कहीं पर 1 + 1 + 1 = 3 पर लिया गया है। तो जैसा जैसा हमारे पास नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसे ही हमको अपने आंसर को लिखना है जिससे कि जैसा नंबर है वैसा हमको मिल सके। तो चलिए आइए देखते हैं कि अब हम आंसर किस तरीके से दें कि हमको ये पूरे के पूरे मार्क्स वैसे ही मिल सकें। तो पहले हम 1 नंबर के आंसर को चलेंगे, फिर हम 3 नंबर के आंसर को चलेंगे, फिर हम 4 नंबर को और उसके बाद हम 6 नंबर के आंसर को देखेंगे। इस तरीके से हम चारों आंसर को एक एक करके देखेंगे कि हम कैसे लिखें कि हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल सके। आइए चलिए चलते हैं 1 नंबर के आंसर के लिए। जब भी हमारे पास ये 1 नंबर का प्रश्न होगा और हम इसके आंसर को देखेंगे तब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो आंसर होता है वो फैक्ट टू फैक्ट डायरेक्ट लिखने का होता है। इसलिए यहाँ पर हमें इसके लिए या तो एक वाक्य में उत्तर देना होगा या तो फिर एक शब्द में उत्तर देना होगा जिससे कि हमें ये जो 1 मार्क्स है वो हमें फुल तरीके से मिल सके। तो जैसा कि अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं, ये एक क्वेश्चन है। तो जिसका उत्तर जिस क्षेत्र तक वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति होती है वह समस्त क्षेत्र उस वस्तु का बाजार कहलाता है। हम इसे लिख रहे हैं, इसका मतलब ये मैक्सिमम 1 लाइन को लिया हुआ है, इसकी लेंथ जो है वो 1 लाइन की है। तो यहाँ पर एक ही लाइन में ये कंप्लीट हो रहा है, हमको इसके लिए एक से ज़्यादा लाइन का उपयोग करके बहुत ज़्यादा एलिब्रेट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमको पूरे 1 मार्क्स मिल रहे हैं। मैं इसके लिए आपको ये जो 2019 का ही आइडियल आंसर है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इस आइडियल आंसर के साथ ही हम आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रश्न हैं उनके उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यदि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको फैक्ट टू फैक्ट केवल एक ही लाइन में उत्तर देना है। ये बिल्कुल आपका एक लाइन में उत्तर खत्म होता है, आपको ये 1 नंबर मिल जाता है। सेकंड क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं, भारत में करेंसी नोट बैंक कौन जारी कर रहा है, कौन सा है। विच बैंक इशूज़ करेंसी नोट इन इंडिया। सिर्फ आपको इसका नाम लिखना है, इसके लिए कुछ बड़ी चीज़ें नहीं करनी है। जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक भी आप लिखते हैं तो भी ये सही है और इसमें आपको 1 मार्क मिलता है। और यदि आप इसको पूरे वाक्य में लिखते हैं, राइट इन अ फुल सेंटेंस, जैसे कि भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, इस तरीके से यदि आप लिखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो यहाँ पर
सीधे सीधे एक वाक्य में उत्तर भी हो सकता है। आइए अब हम इसके आगे मतलब 1 + 1 + 1 = 3 के लिए देखते हैं। ये जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स को लिया हुआ है। अब यदि ये ऐसा है 3 मार्क्स का है और आप जब भी ये मार्क्स ऐसा देख रहे हैं तो यहाँ पर जो संबंध है आप कोशिश कीजिए कि इन्हें हम 3 पॉइंट पर दे पाएँ। अगर हम यहाँ पर 3 पॉइंट देते हैं तो हमें हर के लिए एक एक मार्क्स यहाँ पर मिलता है। और यदि हम इसे 3 पॉइंट की जगह एक साथ लिखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास 6 से 8 लाइनें होनी चाहिए कि जो इस लाइन को मतलब इतने नंबर को हमको वो दे सके। और 6 से 8 लाइन में हमें उन बातों का समावेश करना, इंक्लूड करना बहुत ही आवश्यक है जो कि पूछी गई हैं, जो कि जिसके बारे में हमें लिखना है। उसको छोड़ करके इधर उधर की बातें हमें वहाँ पर नहीं लिखनी है। यहाँ पर भी हमें फैक्ट टू फैक्ट आंसर को लिखना है। तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। पर जैसा कि आप उसी क्वेश्चन के आंसर को देख रहे हैं तो ये 1 + 1 + 1 = 3 पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, थर्ड पॉइंट दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हर में हमको एक एक नंबर इस यहाँ पर मिलेगा जो कि हमारे आंसर को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है। सेकंड क्वेश्चन फिर से 1 + 1 + 1 = 3 का है। तो आप देख रहे हैं इसके लिए भी हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिख रहे हैं और इन 3 पॉइंट्स को लिखने के साथ ही साथ हमको यहाँ पर ये पूरे मार्क्स इधर मिल जाएंगे जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पर एक बात कही थी कि यदि ये पॉइंट्स में ना हो करके इस तरीके से एक साथ नंबर का क्वेश्चन है जहाँ पर दिया हुआ है कि आपको कंप्लीट 3 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है, जहाँ पर था समग्र मांग किसे कहते हैं, व्हाट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। ये जो है तो समग्र मांग का जो क्वेश्चन का आंसर है इस तरीके से हम लिख रहे हैं तो ये एक डिस्क्राइब आंसर है। तो जब हम ये लिख रहे हैं तो इस 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके लिए हम आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये क्योंकि प्रिंटिंग कॉपी है इसलिए 4 लाइनों में आई है। आपको अधिक से अधिक 6 से 8 लाइनों में भी इसको ख़त्म करना है, क्योंकि कुछ की राइटिंग एवरेज होती है, कुछ के जो राइटिंग्स होती हैं, शब्द जो लिखते हैं वो बड़े होते हैं, कुछ छोटे लिखते हैं। तो इस तरीके से उनकी जो लेंथ है वो ज़्यादा और कम हो सकती है, पर उसके आधार पर भी हमको कम से कम 8 लाइन तक इसको ख़त्म करना है, ज़्यादा बड़े आंसर्स नहीं लिखने हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमको डिफरेंस की बात करनी है, यहाँ पर अंतर स्पष्ट कीजिए करके दिया हुआ है और उस प्रश्न का उत्तर जो है वो 4 नंबर के लिए है। यह आप देख रहे हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हमको यहाँ पर 4 अंतर स्पष्ट करने हैं, कोई भी 4। तो ये आप देख रहे हैं जब भी अंतर स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉपी पर एक कॉलम खींच लेना है और उस कॉलम में जो आपके दोनों पॉइंट दिए हुए हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स उसको अलग अलग डिफाइन हम कर लेंगे। इसकी जगह पर जो भी वर्ड्स आपको दिए हुए हैं जिनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, जिनको अंतर निकालना है, हम उन दोनों को अलग अलग यहाँ पर टॉपिक के साथ लिख लेंगे और हम यहाँ पर जितने मार्क्स का उनमें डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम उतने ही पॉइंट के साथ उसके अंतर को, उनके बीच के डिफरेंस को हम वहाँ पर बताएंगे। और ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि फर्स्ट में हम जिस बात को लेकर उसका अंतर स्पष्ट कर रहे हैं सेकंड के सामने वही होना चाहिए उसके अंतर को, डिफरेंस को बताते हुए। इसका मतलब रिस्पेक्टिवली क्रमशः आपको उन्हीं अंतरों को बताना है जो एक दूसरे के सापेक्ष हों, जो एक दूसरे के लिए ही हों। जैसे आपने देखा कि 1 2 3 4 यहाँ पर ये जो 4 अंतर हैं उनके लिए उनके सामने जो भी टॉपिक है उसके लिए 4 अंतर दिए हुए हैं जो कि सेम टू सेम उसके अगेंस्ट चलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको नीचे लिख भी दिया गया है कि प्रत्येक अंतर पर एक एक अंक आवंटित हैं, मतलब एक एक अंक आपको मिलेंगे ही। अब ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर फिर से ये बात ध्यान देने के लिए है, मैं इस पर जोर दे रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वही अंतर आप लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। वो अंतर दूसरे भी हो सकते हैं बशर्ते वो सही होने चाहिए। आपकी कंडीशन ये है कि वो करेक्ट होने चाहिए, तो आपको ये 4 मार्क्स वहाँ पर मिलेंगे ही। तो इस तरीके से आपने देखा कि यदि इस कैसा भी अगर डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन हैं
तो आपको उसको इस तरीके से 2 कॉलम बनाकर लिखना है और दोनों में स्पष्ट रूप से पूरी तरीके से आपको अंतर को स्पष्ट करते हुए उनकी व्याख्या करनी है, उनको डिस्क्राइब करना है। अब एक हमने देखा था कि आंतर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से 2 + 2 = 4 के लिए हुआ था। तो हम इसके लिए भी यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो ये हमारा 2 + 2 = 4 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द टेबल प्रोडक्ट शेड्यूल ऑफ लेबर। लेबर्स के लिए ये जो क्या है शेड्यूल दिया हुआ है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट शेड्यूल्स ऑफ लेबर्स। तो यहाँ पर हमको 2 + 2 मार्क्स का 2 बार में ये डिवाइड किया गया है 4 मार्क्स के लिए। आइए देखते हैं इसके लिए सबसे पहले हम कैसे करेंगे। तो यदि हमारा क्वेश्चन ऐसा है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमको ये लिस्ट दी हुई है हम पहले उस लिस्ट को यहाँ पर बना लेते हैं कि उनकी किस तरीके की यहाँ पर जो अनुसूची है वो बनेगी, टोटल जो प्रोडक्ट हैं वो कितने हैं, एवरेज कितना है, और उसके बाद जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कैसा है। ये जो हमने बनाया तो यहाँ पर हमको ये 2 मार्क्स और 2 मार्क्स, ये दोनों के 2 और 2 मार्क्स यहाँ पर हमको मिल रहा है। इस तरीके से हमने देखा कि एक जो टॉपिक है मतलब जो एवरेज प्रोडक्ट है उसके लिए 2 मार्क्स है और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसके लिए यहाँ पर 2 मार्क्स है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है कि जो अनुसूची आपने बनाई है, ये जो आपने इस तरीके से क्रिएट किया है, शेड्यूल जो बनाया है उस शेड्यूल पर आपके 2 मार्क्स हैं और ये जो टेबल बनाया है उस पर आपके 2 मार्क्स हैं। तो जब आप ऐसे किसी आंसर को लिखते हैं तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स वहाँ पर मिल जाते हैं। मेरा इतना आपको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके बताने का सिर्फ यही मतलब है कि जब आप पेपर लिखें तो इन बातों का ध्यान ज़रूर से रखें जिससे कि हमें पूरे के पूरे नंबर आसानी से मिल सके। आशा है आप इन बातों को अच्छे से ध्यान रखकर ही पेपर को बनाएंगे। अब इसमें 2 + 2 के बाद एक हमको दिख रहा था कि हर पर यदि मतलब ईच इंक्लूड 1 मार्क्स, 1 + 1 + 1 + 1, तब ये कैसा होगा। जैसे कि ये हमारे पास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, ये कुछ क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो मेरे सामने है, मैं ये आपको भी दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटल इकोनॉमी। जो कैपिटल इकोनॉमी है उसके लिए कोई भी आपको 4 यहाँ पर क्या देनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स देनी है। तो इसका मतलब फिर से वही है कि हमें 4 पॉइंट्स में इसके आंसर को एलिब्रेट करना है। ये यहाँ पर हमने, क्योंकि ये आइडियल आंसर है तो 4 से ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको कोई भी 4 यहाँ पर से लेने हैं या कोई 4 आप दूसरे भी लेते हैं यदि इनके अलावा हो, पर वो सही होने चाहिए, तो आपको उन्हें पूरे अंक वहाँ पर देने होंगे और आपको पूरे अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरीके से आपने देखा कि यदि ऐसे पॉइंट में आपके नंबर हैं तो हमें आंसर भी उस तरीके से पॉइंट में देना चाहिए जिससे सामने वाले को पूरे में पूरा मार्क्स हमें देना ही पड़े। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर के हम आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 6 नंबर के क्वेश्चन में हम आ रहे हैं तो ये हमारे पास पहला डिस्ट्रीब्यूशन है 2 + 2 + 2 = 6 के लिए। ये क्वेश्चन नंबर है 19th क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, जहाँ पर इसके हमने बात की थी, रासमान घटते सीमांत उपयोगिता नियम को बताना है, तालिका और रेखा चित्र के द्वारा इसको समझाना है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे लिख रहे हैं। और जब हम नीचे फिर से ये हम आंसर को देखते हैं तो आपने देखा कि जब हम पहले ये यहाँ पर इस तरीके से पूरी व्याख्या की हुई है, जहाँ पर ये नियम बताया गया है कि ये क्या है, ये लॉ को बताया गया है, इसको हम थ्योरेटिकल टाइप में ही लिखेंगे, जहाँ पर ये 2 मार्क्स इसके लिए हैं। फिर उसके बाद रेखा चित्र हमने बनाया है, जहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि x वस्तु की इकाई सीमांत उपयोगिता ये यहाँ पर दिख रही है। तो इस तरीके से हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इसको डायग्राम से बनाया है और टेबल जो है वो, और फिर इस डायग्राम को हमने यहाँ पर फिर से पूरे के पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि ये x में जो चीज़ें हैं वो क्या हैं और जो mu में जो चीज़ें हैं वो क्या है, मतलब मार्जिनल जो
यूटिलिटी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर उसके लिए हमने ये ग्राफ बनाया है और ग्राफ को हम इस तरीके से पूरे तरीके से हमने समझाया है। तो आपने देखा ये लिखा हुआ है तालिका एवं रेखा चित्र पर 2-2 अंक हैं, मतलब आपने जो ये ग्राफ बनाया है उस पर और ये जो टेबल बनाया है इस पर ये 2 अंक हैं, और आपने ये जो पूरी व्याख्या की है उस पर 2 अंक हैं। तो इस तरीके से 2, 2 और 2 6 अंक आपको पूरे मिलते हैं। यदि ये 6 नंबर का प्रश्न है और आपको लिखना भी है तो यहाँ पर आपके पास, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है, आप 18 से 20 लाइनों में इसे ख़त्म कर सकते हैं। 18 से 20 लाइन पर्याप्त होता है इस तरीके से प्रश्न को बनाने के लिए, क्योंकि हमें उन्हीं बातों को लिखना है जो बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। बेकार की बातें लिख करके, इधर उधर की बातें लिख करके हमें अपने कॉपी को भरना नहीं है। जो फैक्ट है आप उसका आंसर दीजिए और उसके बाद अपने नंबर को पूरी तरीके से पाइए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अब अनदर क्वेश्चन था जिसमें 3+3 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, आइए हम उसको देखते हैं कि उसे हम किस तरीके से लिखेंगे। तो 3+3 का डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। पूर्ति की लोच का आशय क्या है? ये है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये हम देख रहे हैं 3+3 के डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो इसको हम देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हाउ इट इज़ कैलकुलेट बाय परसेंटेज चेंज मेथड, ये हम देख रहे हैं। तो ये 3+3 का है, तो अब हमको इसको देखना है कि 3+3 में इसको किस तरीके से डिफाइन करना है। तो चूँकि पहले जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी सप्लाई, तो ये जो इलास्टिसिटी सप्लाई है इसको हमको डिस्क्राइब करना है। तो ये 3 पॉइंट का है, 3 नंबर का है, मतलब 3 मार्क्स का है, तो हमको इसको कम से कम 6 से 8 लाइन पर इसको ख़त्म करना है। तो हमने ये इस तरीके से पूरी तरीके से इसको डिफ़ाइन करके 6 से 8 लाइन में हम इसको ख़त्म करेंगे, और फिर इसके बाद जो हमको पूछा गया है कि इसकी प्रतिशत परिवर्तन विधि क्या है उसको हमको बताना है कि इसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो हाउ इट इज़ कैलकुलेट बाय परसेंटेज चेंज मेथड, तो यहाँ से हम परसेंटेज चेंज मेथड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद जो उसका फॉर्मूला होगा वो लगाते हुए यहाँ पर हम बताएंगे कि किस तरीके से उन फॉर्मूले में किसको किसको क्या कहा जाता है, ताकि वो हमें पूरे मार्क्स वहाँ पर मिल सकें। तो आप ये देख रहे हैं, मैं ये आइडियल आंसर आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये इस तरीके से हम यहाँ पर जो इसका मेथड है कैलकुलेट करने का, जो परसेंटेज चेंज मेथड है वो क्या है ये हम उसके बारे में बता रहे हैं। उसमें क्या फॉर्मूला किस तरीके से लग रहा है ये हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। किस रूप में हमने डिस्क्राइब किया? ये सिंबल्स के रूप में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और वो सिंबल क्या हैं, हम उसको क्या कहते हैं, ये हम यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम जब इतना पूरा करते हैं तब हमको यहाँ पर ये 3 और 3+ हमको जो मार्क्स हैं वो मिलते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये जो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हुआ है, और हमको उसको किस तरीके से लिखना है कि हम पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आएँ। कई बार ये होता है कि हम मार्क्स हम लिख तो लेते हैं उत्तरों को, और उत्तर को लिखने के बाद हम घर आते हैं, और घर आ कर के हम क्या करते हैं, घर आ कर के हम कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर हल किया है, हमने बहुत अच्छा बनाया है। हम सब की आदतें होती हैं कि हम अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, और जिस समय जब रिज़ल्ट आता है तब हम देखते हैं कि हमारे कैलकुलेट किए गए मार्क्स से वो कितना डिफ़र कर रहा है या कितना हमको मिला है। कई बार ऐसा होता है कि हमको एज इट इज़ मिल जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमको उससे कम या ज़्यादा भी मिलता है। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए ही होता है क्योंकि हम ये आंसर किस तरीके से लिखना है उसका हम ध्यान नहीं रख पाते। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप सब देख चुके हैं कि आंसर कॉपी कैसे चेक होती है, हमें किस तरीके से लिखना है। तो आपका पेपर है आगे भविष्य में कल ऑन होने वाला है, आप इस तरीके से उपयोग कीजिए कि कैसे आंसर को लिखना है, और जो भी प्रश्न आपके सामने आता है उसको दिए गए जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग उसको एलिब्रेट कीजिए, उसको डिस्क्राइब कीजिए, और पूरे में पूरा नंबर लेकर आइए। इसके साथ ही साथ आपको जो ध्यान रखने की बातें हैं उन बातों में है आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है कि कॉपी जो अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी बननी चाहिए। मार्जिन, हाँ एक चीज़ और याद रखने की बात है कि मार्जिन का आपको ध्यान रखना है, मार्जिन आप ज़रूर खींचें। क्वेश्चन नंबर सही डालें कि आप किस प्रश्न को बना रहे हैं, और उस प्रश्न के ख़त्म होने के बाद
लाइन ज़रूर खींचें कि वह प्रश्न ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद आप सबसे अंत में जब भी निकलें तब आपने सामने की जो चीज़ें हैं जो फुलफ़िल करने के लिए आंसर शीट पर दिए गए हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट आपने पूरी की हैं कि नहीं की हैं, उसको अवश्य देखें। इस तरीके से ये मेरा आज का यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो पेपर पर, इकोनॉमिक्स के पेपर पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हो सकता है जो 2022 पर पूछे जाएं, संभावित प्रश्न हैं, मैं वो लेकर के आपके सामने आऊँगी। तो इसके बाद हम उसका इंतज़ार करते हैं। आप उसे भी देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि इसके बाद भी जो वीडियोज़ आएँ उनका आप लाभ उठा सकें और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर पास हो सकें। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।